सोचिए, क्या एक छोटा सा जहरीला जीव हमारे समाज की सबसे बड़ी, सबसे डरावनी कमजोरियों को सामने ला सकता है? आज हम उदय प्रकाश की कहानी तिरिच की परतों में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे एक बेटे की नज़र से देखी गई एक त्रासदी पूरे समाज का आईना बन जाती है। कहानी का नाम इसी जीव पर है, तिरिच। और कहानियों में इसे इतना खतरनाक बताया गया है कि अगर इससे नजर मिल जाए तो ये पीछे ही पड़ जाता है। तो मतलब ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि कहानी में मौजूद उस अनजाने डर और खतरे का एक प्रतीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में तिरिच का जहर तो आप समझिए बस एक बहाना है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे हमारी अज्ञानता, शहरी बेरुखी और शक का जहर किसी भी असली जहर से कहीं ज्यादा जानलेवा हो सकता है। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो देखिए आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले तो कहानी के मेन सिंबल तिरिच को समझेंगे, फिर इसके लेखक उदय प्रकाश के बारे में जानेंगे, फिर कहानी के दिल यानी पिताजी की कहानी पर आएंगे और आखिर में देखेंगे कि ये हमारे समाज पर क्या टिप्पणी करती है। तो सबसे पहले ये कहानी एक बेटे की आवाज में है। वो बेटा जिसने अपनी आंखों से अपने पिता के साथ एक भयानक अन्याय होते हुए देखा। ये उस बेटे की यादें हैं जो एक बुरे सपने की तरह उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। तो आखिर ये इतनी दमदार कहानी लिखी किसने है? चलिए मिलते हैं इसके लेखक से, उदय प्रकाश, जिनकी कलम ने इस कहानी में जान डाल दी। उदय प्रकाश का जन्म 1952 में हुआ था और 80 के दशक तक आते आते वो हिंदी साहित्य में एक बिल्कुल नई, एक ताकतवर आवाज बनकर उभरे। और उनकी खासियत ये थी कि वो उन लेखकों में से थे जो समाज के अन्याय और सिस्टम की खामियों पर सीधे सीधे उंगली उठाने से कभी नहीं डरते थे। और ये देखिए, ये कितना मजेदार तरीका है उनके जीवन की कुछ जरूरी बातें याद रखने का। बस एक लाइन, सीतापुर के उदय प्रकाश को गंगा से प्रेम हो गया, और इसमें सब आ गया। उनका जन्मस्थान, उनका नाम, उनकी माँ और उनके पिता का नाम। कमाल है। लेकिन उदय प्रकाश को सिर्फ एक लेखक कहना उनके साथ नाइंसाफी होगी। वो एक पत्रकार थे, एक फिल्म मेकर थे, एक टीचर भी थे, और इन सभी अलग अलग किरदारों ने उन्हें भारतीय समाज को बहुत करीब से देखने का एक बिल्कुल अनोखा नजरिया दिया। सोचिए, वो जेएनयू में पढ़ाते थे, बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के लिए काम करते थे, और तो और फिल्मों और टीवी सीरियल्स के लिए भी लिखते थे। इन अलग अलग दुनियाओं के अनुभव ने उन्हें इंसानी स्वभाव की बहुत गहरी समझ दी। खासतौर पर पत्रकारिता ने उन्हें सच की तह तक जाना सिखाया, और वही गहराई उनके लेखन में साफ झलकती है। इसीलिए उनके बारे में कहा जाता था कि वे कारीगर और कलाकार एक साथ हैं। मतलब वो शब्दों को इतनी बारीकी से तराशते थे जैसे कोई कारीगर हो, और साथ ही भावनाओं को इतने खूबसूरत ढंग से पेश करते थे जैसे कोई महान कलाकार। तो अब आते हैं कहानी के दिल पर, उसके प्लॉट पर। कहानी के सेंटर में है नरेटर के 55 साल के पिता, गांव के एक बहुत ही सीधे सादे शांत इंसान। पर अफसोस उनकी यही सादगी और खामोशी आगे चलकर एक भयानक त्रासदी की वजह बन जाती है। जरा देखिए कि ये घटनाएं कैसे एक के बाद एक होती हैं। पिता को तिरिच काटता है, वो अगले दिन कोर्ट के काम से शहर जाते हैं। रास्ते में इलाज के नाम पर कोई उन्हें धतूरे का नुस्खा दे देता है, जिससे उनकी हालत और खराब हो जाती है। जब वो शहर पहुंचते हैं तो लोग उनके चक्कर आने को पागलपन या नशा समझ लेते हैं। फिर कुछ लड़के उन्हें दौड़ाकर पत्थरों से मारते हैं और आखिर में उनकी मौत हो जाती है, अकेले, गलत समझे हुए। ये कहानी दिखाती है कि कैसे छोटी छोटी गलतफहमियां और लोगों की बेरुखी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकती हैं। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि पिता की मौत सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है। ये हमारे समाज पर, खासकर शहर और गांव के बीच की उस गहरी खाई पर एक बहुत ताकतवर टिप्पणी है। खुद सोच कर देखिए, अगर यही घटना गांव में होती तो शायद क्या होता? लोग उन्हें पहचानते, उनकी मदद करते, हमदर्दी दिखाते। लेकिन शहर में, जहां कोई किसी को नहीं जानता, वहां उन्हें क्या मिला? सिर्फ शक, डर और बेरहमी। तो ये कहानी आखिर हमें इस मॉडर्न शहरी समाज की उदासीनता और असंवेदनशीलता के बारे में क्या सिखाती है? इसका गहरा मतलब क्या है? ये सदमा इतना गहरा था कि बेटे के जहन पर इसका बहुत भयानक असर हुआ। उसे सपने आने लगे, और उन सपनों में उसके अपने प्यारे पिता का चेहरा खुद उस जहरीले तिरिच में बदल जाता था। ये दिखाता है कि ट्रॉमा कैसे पीड़ित को ही कम से कम सपनों में तो राक्षस बना सकता है। और इसीलिए इस कहानी को उत्तर आधुनिक त्रासदी या पोस्ट मॉडर्न ट्रेजेडी कहते हैं,
क्यों? क्योंकि यहां पिता की मौत का जिम्मेदार कोई एक विलन नहीं है। असली विलन तो पूरा सिस्टम है, समाज की बेरुखी है और हमारी एक दूसरे को समझने में नाकामी है। तो कुल मिलाकर तिरछ एक यादगार और बहुत ताकतवर कहानी है, जो हमें याद दिलाती है कि किसी अजनबी के प्रति हमारा रवैया, हमारा व्यवहार कितना कितना ज्यादा मायने रखता है। और आखिर में ये कहानी हमें खुद से ये ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है, हम एक बेहतर, एक ज़्यादा दयालु समाज कैसे बना सकते हैं। एक ऐसा समाज जहाँ किसी को भी तिरछ के पिता की तरह अकेले और गलत समझे हुए दम ना तोड़ना पड़े। सोचिए, क्या हो अगर किसी के बुरे सपने हकीकत की दुनिया में रेंगने लगे। उदय प्रकाश की ये कहानी कुछ ऐसी ही है, दमदार, बेचैन करने वाली। और ये शुरू होती है एक पिता, एक बेटे और एक गहरे अनजाने डर से। कहानी के बिल्कुल सेंटर में है कथावाचक के पिता। वो एक ऐसे इंसान थे जो अपने परिवार के लिए सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि एक किला थे, शांत, मजबूत और भरोसे की एक जीती जागती मिसाल। उनकी खामोशी में भी एक अजीब सी सुरक्षा थी। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है, जब एक सम्मानित, आत्मविश्वासी इंसान को एक ऐसी दुनिया में कदम रखना पड़ता है जो न तो उसे पहचानती है और न ही उसके उसूलों की कोई परवाह करती है। तो देखिए, हमारे सामने दो तरह की ताकतें हैं। एक तरफ है पिता, जिनकी खामोशी ही उनकी शक्ति है, और दूसरी तरफ है तिरछ, कथावाचक के सपनों में बसने वाला वो खौफनाक जीव जो बेरहम है और कभी पीछा नहीं छोड़ता। ये समझना बहुत जरूरी है कि तिरछ का डर किसी आम जानवर का डर नहीं है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक आतंक है। देखिए, हाथी जैसे जानवर से तो बचने के तरीके हैं, भागा जा सकता है, पेड़ पर चढ़ा जा सकता है, लेकिन तिरछ, वो तो जैसे दिमाग पढ़ लेता है, उससे कोई बचाव नहीं। वो डर का वो रूप है जो हर जगह पीछा करता है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सपने और हकीकत के बीच की लकीर धुंधली होने लगती है। वो खौफनाक सपना अब जागती आंखों की दुनिया में दस्तक दे रहा है। और बस यही वो एक घटना है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। एक बिल्कुल साधारण सी शाम एक खबर के साथ खौफ में बदल जाती है और पूरा परिवार, पूरा गांव उस डर की गिरफ्त में आ जाता है जो अब तक सिर्फ कहानियों में जिंदा था। उस पल तो ऐसा लगा कि जैसे खतरा टल गया है। पिता ने बहादुरी से उस जीव को मार गिराया, और जो स्थानीय मान्यताएं हैं उनके हिसाब से ये एक बहुत बड़ी जीत थी। पर क्या वाकई असल में यही वो पल है जो आने वाली त्रासदी की नींव रखता है? ये कितना दिलचस्प है ना, कि कैसे अंधविश्वासों के भी अपने खास नियम होते हैं, बिल्कुल किसी खतरनाक खेल की तरह। तिरछ सिर्फ एक जहरीला जीव नहीं है, उसके हमले का एक पूरा तरीका है, एक रस्म है। और यही बातें इस मिथक को इतना असली और डरावना बना देती हैं। अब पिता को एक जरूरी काम से शहर जाना है, अदालत की तारीख है, लेकिन यह सफर अनजाने में उन्हें एक ऐसे जंगल की ओर ले जा रहा है जो गांव के जंगल से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। ट्रैक्टर पर शहर जाते हुए डर और भी ज्यादा फैलता है। हर कोई अपनी सुनी सुनाई बातें और अंधविश्वास उसमें जोड़ता जाता है, और इसी सामूहिक खौफ के दबाव में आकर एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो बचाने के बजाय मारने वाला साबित होगा। धतूरे का काढ़ा। इस टाइमलाइन को देखें तो पता चलता है कि यह डर का एक डोमिनो इफेक्ट था। एक के बाद एक घटना, एक के बाद एक गलत फैसला। शहर में कदम रखने से बहुत पहले ही उन्हें बचाने के लिए किए गए उपाय ही उन्हें तबाही की ओर धकेल चुके थे। और अब कहानी का पूरा फोकस शहर के उस अनजान माहौल पर आ जाता है। पिता शहर में हैं और अब उनका सामना असली राक्षस से होने वाला है। यहां सब कुछ साफ हो जाता है। गांव में जो इंसान एक किला था, जिसकी खामोशी और सादगी उसका सम्मान थी, शहर में वही इंसान एक अजूबा बन जाता है, एक पहेली जिसे कोई समझना ही नहीं चाहता। इंसान वही है, बस दुनिया बदल गई है। और यही इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। धतूरे के नशे की वजह से उनकी हरकतों को गलत समझा जाता है। शहर उन्हें देखता है पर पहचानता नहीं। उन्हें कोई शराबी समझता है, कोई पागल, कोई चोर, लेकिन एक लाचार इंसान जिसे मदद की जरूरत है, वो किसी को नजर नहीं आता। और ये विडंबना देखिए, ये दिल तोड़ देती है। एक तरफ घर पर बेटा उस सांकेतिक दुश्मन को जलाकर अपने पिता को बचाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ मीलों दूर शहर में उसके पिता को असली राक्षस यानी इंसानी बेरुखी धीरे धीरे निगल रही है। तो फिर असली जहर क्या था? कहानी अब उस सच से पर्दा उठाती है जो अंधविश्वास के शोर में कहीं दब सा गया था।
और ये है वो ठंडा कठोर सच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तिरिच के काटने का कोई जहर नहीं मिला। मिला तो बस धतूरे का जहर और बेरहम पिटाई से लगी चोटें। कहानियों का राक्षस तो गायब था, लेकिन इंसानी राक्षस अपने निशान छोड़ गया था। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि पिता को असल में मारा किसने? तिरिच ने, धतूरे ने, या किसी और ही चीज ने? और यहीं इस कहानी का पूरा सार, इसका जीनियस छिपा है। तिरिच कोई छिपकली थी ही नहीं। तिरिच तो खुद वो शहर था जो एक नज़र में किसी को भी जज करता है, जो अपनी बेरुखी में किसी को कोई पनाह नहीं देता और जो आखिर में अपनी असंवेदनशीलता से किसी की जान ले लेता है। लिखने की इसी स्टाइल को जादुई यथार्थवाद या मैजिकल रियलिज्म कहते हैं, जहां एक काल्पनिक चीज का इस्तेमाल एक बहुत ही असली और खौफनाक सच्चाई को दिखाने के लिए किया जाता है। यहां तिरिच आधुनिक जिंदगी के नीचे छिपी क्रूरता का प्रतीक है। तो आखिरी सच ये है, पिता किसी पौराणिक जीव के श्राप से नहीं मरे, वो मरे सामाजिक क्रूरता से, उस बेरुखी के जहर से जो किसी की तकलीफ को पहचान तक नहीं सकी। और कहानी हमें इसी बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपनी कहानियों और अंधविश्वासों के राक्षसों से डरते हैं, पर क्या ज्यादा खतरनाक जहर वो नहीं है जिसे हम हर रोज खुद बनाते हैं? एक दूसरे के प्रति हमारी उदासीनता।